गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। इसने क्या कहा है, हमें वो कंडीशन निकालनी है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगी। शो दैट, कल आपने पढ़ा था, अगर ये हमारे पास गिवन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है विद दिस कंडीशन, तो ये कैनोनिकल कब होगी? जब एक जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और कोई कॉन्स्टेंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिकली सेटिस्फाइड बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक है, तो हमें ये एक फंक्शन और एक कॉन्स्टेंट सी निकालना सच दैट कि ये इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे 2n+1 डायमेंशनल स्पेस विद कोऑर्डिनेट्स qi pi टिल्ट टी और दूसरा qi टिल्ट pi टिल्ट और t। टोटल देखिए ये i वेरिंग फ्रॉम 1 to n था, तो n और 1, तो 2n+1 डायमेंशनल स्पेस होगा। 1 पासिंग इनटू अनदर, इससे इसमें कब पास करेगा ये एक दूसरे में? अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1, उसके हेल्प से हम एक से दूसरे में जा सकते हैं। एंड 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो द हैमिल्टन सिस्टम, और ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? हैमिल्टन सिस्टम को। तो ये हैमिल्टन इक्वेशन हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख दी qi pi t के लिए, और ये किसके लिए लिख दी? सेकंड के लिए, टिल्ट वाले सिस्टम के लिए। ठीक है, आगे देखिए उसने अब क्या कहा है। लेट अस टेक 2 आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कंटूर C एंड C टिल्ट दैट बाउंड दीज ट्यूब्स एंड कोरस्पॉन्ड्स टू वन अनदर बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। वो क्या कह रहा है? हाँ, 2 क्लोज्ड कंटूर लेंगे। देखिए कैसे, 2 क्लोज्ड कंटूर कौन से ले लिए? एक तो उसने कहा है C और दूसरा क्या कहा है? C टिल्ट। ठीक है, 2 क्लोज्ड कंटूर ले लिए C और C टिल्ट दैट बाउंड दीज ट्यूब्स, जो इन ट्यूब्स को क्या कर रहे हैं? बाउंड कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1, क्योंकि ये सिस्टम हमने देखिए qi pi t वाला लिया है और ये qi टिल्ट pi टिल्ट और t वाला लिया है। इस सिस्टम में जो कंटूर कंसिडर किया वो हमने C ले लिया, और इसमें जो कंसिडर किया है वो C टिल्ट ले लिया। ठीक है, आगे उसने देखिए क्या कहा है। Further cut both the tubes with one and the same hyperplane t equal to constant, and then in cross section we get 2 plane curves C0 and C0 tilt. These contours also pass one other under canonical transformation 1। उसने क्या कहा है, जब हम इन दोनों को t इक्वल टू किसी कांस्टेंट इस प्लेन से कट करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लेन कंटूर्स आएंगे। एक को नाम क्या दे दिया? C0, और दूसरे को नाम क्या दे दिया? C0 टिल्ट। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन हमारे पास आएगा। और ये कह रहा है इन कंटूर्स को भी ऐसे ही हम एक से दूसरे में पास कर सकते हैं अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहा उसने। सिंस द क्वांटिटी t रिमेन्स अनचेंज, t तो दोनों ही सिस्टम में t ही है। ठीक है, in a canonical transformation, so from the invariance of Poincare-Cartan integral, क्योंकि t हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, तो इसीलिए जो Poincare-Cartan इंटीग्रल आपके पास ये आया था उसमें डेल्टा t ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इस सिस्टम में जब हम क्लोज्ड कर C0 पर बात कर रहे हैं, t क्या है? कांस्टेंट है, तो ये h डेल्टा t 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरे सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर भी डेल्टा t 0 होने की वजह से हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। इनको इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया 4 और 5। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है वो। नाउ इफ़ द यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट, ये जो यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट है अलोंग द क्लोज्ड कर्व पासिंग थ्रू द वेरिएबल्स बाय मीन्स ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1, देन दिस इंटीग्रल विल पास इनटू सर्टेन यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट। सो बाय ली हवाचुंग थ्योरम, ये क्या कह रहा है? जो ये यूनिवर्सल इंटीग्रल लिया हमने अलोंग द क्लोज्ड कर्व, जो टिल्ट वाला सिस्टम है, इस थ्रू द वेरिएबल्स qi pi बाय मीन्स ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1 के हेल्प में, बार बार बता रही हूँ, दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। तो कह रहा है दिस इंटीग्रल विल पास, ये इंटीग्रल भी कन्वर्ट हो सकता है इनटू सर्टेन यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट में। ठीक है, तो ली हवाचुंग थ्योरम आपने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? जो इन्वेरिएंट है वो डिफ़र करेगा इस दूसरे इन्वेरिएंट से। क्या किया? ये इस टिल्ट वाले इन्वेरिएंट को कन्वर्ट कर लिया इन वेरिएबल्स की टर्म्स में। ठीक है, तो ये समेशन पी आई टिल डेल्टा क्यू आई किसके फॉर्म में आ जाएगा? पी आई डेल्टा क्यू आई दूसरे यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन 1।
ठीक है। तो जब कन्वर्ट किया है तो ली हवाचुंग थ्योरम से ये दोनों किससे डिफर करेंगे, कांस्टेंट से। ली हवाचुंग थ्योरम आपने पढ़ी थी, इसमें आपने कहा था अगर आई डैश एक यूनिवर्सल इंटीग्रल इनवेरिएंट है और I1 पॉइंकेर कार्टन इंटीग्रल इनवेरिएंट है, देन आई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, C I1 के, और C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये भी C टाइम्स के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 6। अब ये कह रहा है अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 4, 5 एंड 6, वी गेट 4, 5 और 6 को जब आप कंबाइन करोगे, देखो 5 से स्टार्ट करो, ये इंटीग्रल इक्वल आया है इस इंटीग्रल के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लेकर चलेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू 6th इक्वेशन से पुट कर दो। अभी अभी ये किसके इक्वल आया, C टाइम्स इसके, ठीक है, C टाइम्स इसके इक्वल आया है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो है अब आप पुट कर दीजिए 4th इक्वेशन से। 4th इक्वेशन से इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। क्या किया है, 5th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जब कंबाइन किया तो 5th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को तो रखा है एज इट इज़, जो राइट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू 6th इक्वेशन से रखी हमने, और 6th इक्वेशन से जो ये है ये वैल्यू रखी हमने 4th इक्वेशन से, तो C और 4th इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 7। अब आगे ये क्या कह रहा है, नाउ इफ़ वी कंसिडर द वेरिएबल्स qi tilde pi tilde टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ qi pi, then the path of integration C tilde in left hand side of equation 7 is replaced by path of integration C, then the equation 7 can be written as। उसने क्या कहा है, अगर हम जो qi tilde और pi tilde वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे qi pi की टर्म्स में, कर सकते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1। तो कह रहा है अगर इनको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन C tilde है अब वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C में, ठीक है। तो इक्वेशन 7 में चेंजेस करेंगे, C tilde की जगह क्या आ जाएगा, C, और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में हम ले गए तो इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है। बट C यहाँ पर क्या है, एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कंटूर है इन 2 डायमेंशनल एक्सटेंडेड स्पेस में, फिगर में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। आगे ये कह रहा है सो द एक्सप्रेशन अंडर इंटीग्रल साइन इन इक्वेशन 8 मस्ट बी टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ 2n+1 आर्ग्यूमेंट्स Q1 P1 Q2 P2 अप टू सोन Qn Pn एंड T, मतलब Qi Pi और T की टर्म्स में। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इंटीग्रल साइन के अंडर जो फंक्शन है ये टोटल डिफरेंशियल है किसी फंक्शन का। टोटल डिफरेंशियल कब होता था, जब आपके पास इक्वेशन होती थी क्या, mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। तो आप इसको कब बोलते थे, जब वो एग्जैक्ट होती थी, है ना, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करती थी, कर्ल एम बाई कर्ल वाई इक्वल टू माइनस कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। तो यहाँ से देखिए m की जगह तो आ गया पी आई, x की जगह पे आ गया क्यू आई, एम डी एक्स होता था ना जैसे, तो यहाँ पर m की जगह आ गया पी आई और n की जगह आ गया माइनस एच, ऐसे ही x की जगह क्यू आई और y की जगह t। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो ये क्या बनेगी, कर्ल पी आई बाय कर्ल टी इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी किससे, हैमिल्टन सिस्टम से, ठीक है। सेम आप टिल्ट वाले के इस पार्ट के लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये इसका मतलब उस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि टोटल डिफरेंशियल है किसी न किसी फंक्शन का। तो लेट दिस फंक्शन, जिस फंक्शन का है वो फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया माइनस एफ, तो वो किसका होगा, ऑब्वियसली टी क्यू आई और पी आई का, क्योंकि उसी की टर्म्स में बात चल रही है। अब इसने इसके बाद इसका मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है वो टोटल डिफरेंशियल है इस फंक्शन का, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा एफ के। तो डेल्टा एफ अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, क्योंकि एफ टी क्यू आई पी आई का फंक्शन है, तो डेल्टा एफ कैसे निकालोगे, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल पी आई डेल्टा पी आई और प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल टी डेल्टा टी, यही आएगा डेल्टा एफ, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस समेशन को तो एक साथ रखा और इसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो सी टाइम दिस माइनस डेल्टा एफ, ये इक्वेशन आ गई 9। इन इक्वेशन 9 द फंक्शन एफ, अब इस इक्वेशन 9 में जो फंक्शन एफ है वो क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, और कांस्टेंट सी क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1। आपको क्या करना था, एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट कराना था और एक कांस्टेंट सी एग्जिस्ट कराना था, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो यही इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये,
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ दोनों तरफ समेशन आई वेरी कर रहा है 1 to n, ठीक है। एक फंक्शन f और एक कांस्टेंट c एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कह रहा है यहाँ पर इस फंक्शन f को हम जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं और c को वैलेंस बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और c की वैल्यू अगर 1 कर दें तो उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवैलेंट। यही आपको